में हम दें जहां से हम इनको मदद कर पाए। हम 2 आदमी को अगर मतलब अपने आप में सुधार पाए, और आज की इस सभा के बाद अगर एक सिंगल आदमी इनसे इंस्पिरेशन ले पाया तो हम ये मानते हैं कि एम्पायर टावर में हमने जो आपको न्योता दिया था वो हमारा न्योता सफल हुआ है। और राजीव दीक्षित जैसे जिनके लिए मैं कहूंगा कि हो गई है पीर पर्वत से, हो गई है पीर पर्वत से, अब पिघलनी चाहिए इस हिमालय से, अब कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में न सही, तेरे सीने में सही, मेरे सीने में न सही, तेरे सीने में सही, वो कहीं भी आग, लेकिन आजादी की ये आग जलनी चाहिए, आजादी की ये आग जलनी चाहिए। मैं राजीव जी से विनती करता हूं कि वो आए, और हमने उनके लिए जो विषय चुना है वो है ग्लोबलाइजेशन में आज हमारा भारत और आने वाला भारत का कल कैसा होगा, उस पे ये बोलेंगे। उससे पहले मैं थोड़ा सा मतलब गुजारिश चाहूंगा आपसे। मैं स्वामी विवेकानंद गुरुकुल के चेयरमैन श्री महेश भाई पंड्या जी को विनती करता हूं कि वो आए, और आज का मौका एकदम आपके लिए अप्रोप्रिएट है, आप आए और आप इनका स्वागत करें। साहब, जैसे सभा में आप में से कई लोगों को शायद याद होगा कि मैंने कुछ ऐसी बातें कही थी जो उस समय आपको अटपटी लगी होंगी, लेकिन आज वो देश के सामने सच्चाई के रूप में है। उदाहरण के लिए मैंने वापी की जनसभा में 10 साल पहले कहा था कि कुछ भी हो जाए डॉक्टर मनमोहन सिंह इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, और आज आपकी आंखों के सामने है। जिस समय मैंने ये बात कही थी 1998 का साल था। मनमोहन सिंह के बारे में बस इतना था कि वो वित्त मंत्री पद से नीचे आ चुके थे और नरसिम्हा राव की सरकार जा चुकी थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार काम करना शुरू कर रही थी। तो किसी को अंदाजा नहीं था कि मनमोहन सिंह वित्त मंत्री रहकर फिर प्रधानमंत्री बनेंगे। मैंने जिस आधार पर यह कहा था वो एक दस्तावेज था जो मेरे लैपटॉप में अभी भी पड़ा है। भारत सरकार को विश्व बैंक का एक पत्र आया था। वो पत्र में यही लिखा गया था कि भारत देश में वर्ल्ड बैंक की नीतियों को चलाने के लिए कुछ ऐसे लोगों की जरूरत है जो मनमोहन सिंह जैसे हों, जो वर्ल्ड बैंक के हर आदेश का भारत में कानून बनाकर क्रियान्वयन कर सके। तो इसके लिए उनको वित्त मंत्री बनाया गया था और बाद में उन्हीं को प्रधानमंत्री बनाया गया। आपको मालूम है श्रीमती सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह जी के लिए रास्ता छोड़ा था, और वो सब कहानियां आप जानते हैं। एक बात। दूसरी बात, मैंने इसी वापी की सभा में कही थी कि पेप्सी कोला और कोका कोला जहर है और टॉयलेट क्लीनर है। आज सारा हिंदुस्तान ये बात जानता है कि पेप्सी कोक जहर है और टॉयलेट क्लीनर है, क्योंकि भारत की 8 प्रयोगशालाओं ने ये सिद्ध कर दिया कि पेप्सी कोक जहर है और टॉयलेट क्लीनर है। और जो 1998 में मैं बोलकर गया था वो भारत की संसद में बोला गया कि इसको बंद कर देना चाहिए। तो संसद की कैंटीन ने पेप्सी कोक को बैन किया, राज्यसभा लोकसभा में, और भारत के कई मुख्यमंत्रियों ने कॉलेजेस की कैंटीन में बैन किया है। और अब हवाई जहाजों में भी मिलना कम हो रहा है, राजधानी एक्सप्रेस में बंद हुआ है। 1998 में पेप्सी कोक की 1 साल की बिक्री थी 700 करोड़ बोतल। आज पेप्सी कोक की 1 साल की बिक्री 50 करोड़ बोतल भी नहीं है। हमारे मुरारी बापू भी ये कह देते हैं, शंकराचार्य जी यही कहते हैं, ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर। तो मुझे बहुत खुशी है कि एक मुहावरा चला और वो पूरे देश की जुबान पर छा गया। अब तो बच्चे बच्चे कहते हैं ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर। और कुछ बातें मैं कह गया था, अब उनको रिपीट ज्यादा नहीं करना चाहता क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो जाएगा। मैं आज आपको ऐसी एक नई बात कहने आया हूँ जो अगले 3 साल बाद आपको होती हुई दिखाई देगी। आज मैं कह रहा हूँ, 3 साल बाद आप उसे होता हुआ देखेंगे, क्योंकि 10 साल पहले कहा था वो पिछले 10 साल में होता हुआ आपने देखा। मैं कुछ दस्तावेज आपको दिखाने के लिए लाया। ये जो लैपटॉप है और LCD प्रोजेक्टर है, सामने जो स्क्रीन है इस पर आप कुछ डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, और ये डॉक्यूमेंट्स हैं अमेरिका के बारे में। स्वामी विवेकानंद जी का व्याख्यान सुना। ये व्याख्यान शिकागो में हुआ था 11 सितंबर सन 1893 को, आज से 108 साल पहले।
108 साल पहले स्वामी विवेकानंद जी शिकागो गए थे और वहां की धर्म संसद में जो कुछ उन्होंने बोल दिया वो अमेरिका के लिए एक तरह से धमाके जैसा था। ऐसा लगता था कि स्वामी जी ने कोई बम फोड़ दिया वहां पे, क्योंकि अमेरिका के सारे प्रोफेसर फिलॉसफी के, उनके धर्मगुरु सब परेशान हो गए थे और स्वामी जी के पीछे अमेरिका के लोग इतने पागलों की तरह से पड़ गए थे कि अमेरिका गए थे वो एक व्याख्यान देने के लिए, फिर 20 व्याख्यान उनके अमेरिका के अलग अलग विश्वविद्यालयों में हुए थे। वैसा ही एक धमाका अमेरिका में लगभग 107 साल के बाद हुआ था, 11 सितंबर 2001 को। ये कुछ कोई इंसिडेंट है। स्वामी जी ने 11 सितंबर 1893 को एक धमाका अमेरिका में किया था भारत की तरफ से। इसी अमेरिका में 11 सितंबर 2001 को एक और धमाका हुआ था जिसमें अमेरिका के 2 टावर टूटे थे। ये जो दोनों टावर टूटे आप सबने देखा, मैंने भी देखा। जिस दिन ये टावर टूटे थे मैं उस दिन मीडिया के साथ बात करता था, तो अखबार वालों ने मुझसे पूछा था कि राजीव भाई आपका क्या मानना है, ये अमेरिका में 2 टावर टूट गए। घटना सवेरे की है, 8:30 से 8:45 के बीच की है और शाम को 3 साढ़े 3 बजे अखबार वाले सब आ गए और कहने लगे आपकी प्रतिक्रिया चाहिए। तो मैंने उस समय यही कहा था कि मुझे ऐसा लगता है कि ये टावर टूटे नहीं हैं, तोड़े गए हैं। टूटना एक अलग बात है, तोड़ना बिल्कुल अलग बात है। तो उनका किसने तोड़े हैं? ओसामा बिन लादेन ने। तो मैंने कहा ओसामा बिन लादेन की इतनी औकात नहीं है कि वो 2 टावर तोड़ पाए। अगर उसकी इतनी औकात होती तो वो अमेरिका से छुपते हुए कहीं गुफाओं में, कंदराओं में नहीं रह रहा होता, वो सारी दुनिया के सामने ताल ठोक के खड़ा होता। तो फिर एक पत्रकार हैं इंडियन एक्सप्रेस के, जो नागपुर के करस्पॉन्डेंट हैं, ब्यूरो चीफ हैं, उन्होंने कहा आप किसके बारे में कहना चाहते हैं? तो मैंने कहा था उस समय कि मुझे लगता है कि ये दोनों टावर जॉर्ज बुश ने ही तोड़वाए होंगे या अमेरिका की सरकार ही इसमें शामिल होगी। तो अखबार वाले परेशान हो गए, क्या बात कर रहे हैं आप? मैंने कहा मैं बात कर रहा हूं तो गंभीरता से कर रहा हूं, भले धीमे कह रहा हूं लेकिन गंभीरता से और दृढ़ता से। कहने लगे कोई प्रूफ, कोई डॉक्यूमेंट? मैंने कहा प्रूफ और डॉक्यूमेंट अभी नहीं है, क्योंकि सवेरे टावर टूटे हैं और शाम को आप बात कर रहे हैं। थोड़ा मुझे समय दे दो तो मैं वो भी आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा। तो कोई आधार बता दीजिए जिससे आप ये सोच रहे हैं। तो मैंने कहा मेरे पास एक पुराना डॉक्यूमेंट है, वो दिखा देता हूं। वो 1941 का एक डॉक्यूमेंट है और 1941 में आप जानते हैं विश्व युद्ध चल रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है, जो 1939 से शुरू हुआ है और 41 में अमेरिका के पर्ल हार्बर नाम के एक पानी के जहाज के अड्डे पर, हार्बर माने पानी के जहाज का अड्डा, तो अमेरिका के पर्ल नाम के पानी के जहाज के अड्डे पर जापान ने बम गिराए थे। सारी दुनिया जानती है। लेकिन वो बम 1950 में जाकर पता चला कि 2 अमेरिकी पायलटों ने गिराए थे, जापान का नाम लगाया था। वो बम अमेरिका ने ही गिराए थे अमेरिका के ऊपर और जापान का नाम लगा दिया। क्यों लगा दिया? क्योंकि 41 के युद्ध में जिस समय की ये घटना है उस समय जापान हावी था, क्योंकि आप जानते हैं जर्मनी और जापान दोनों एक दूसरे के साथ में थे और ब्रिटेन और दूसरे देश रशिया वगैरह ये एक तरफ थे, एक मित्र देश थे, दूसरे शत्रु देश थे। तो जापान और जर्मनी ऐसा लग रहा था कि ये जीत जाएंगे और जापान जर्मनी इतनी ताकत से मदद कर रहा था कि डर ये पैदा हो गया था कि हिटलर शायद दुनिया का राजा बन जाएगा। तो हिटलर को दुनिया का राजा बनने से रोकना है और जापान को तोड़ना है। इसके लिए अमेरिका ने जापान पर एटम बम गिराने की योजना बनाई थी। लेकिन वो एटम बम जापान पर गिराए जाएं तो उसके लिए कोई तो आधार होना चाहिए दुनिया को बताने के लिए कि हम जापान पर बम क्यों गिरा रहे हैं। तो अमेरिका ने ये खबर फैलाई कि जापान ने पर्ल हार्बर पर अटैक किया है, लिहाजा हम जापान पर अटैक करेंगे। और इस आधार पर जापान पर 2 एटम बम गिरा दिए, जिसमें 9 लाख जापानी तो एक ही दिन में मर गए थे और करीब करीब 90 लाख से ज्यादा पिछले 50 सालों में मरे हैं। तो ये जो दुर्घटना हो गई 1945 में 6 अगस्त और 9 अगस्त को, 1950 में अमेरिका का राष्ट्रपति था आइजनहावर। उसने जापान के प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखी, वो भी चिट्ठी की कॉपी मेरे पास है, जिसमें वो ये कह रहा है कि वी आर वेरी सॉरी, हमें बहुत दुख है कि हमने आपके देश के ऊपर 2 एटम बम गिराए
वास्तव में आपने पर्ल हार्बर पर अटैक नहीं किया था, वो अटैक की योजना CIA के द्वारा बनाई गई और क्रियान्वित की गई थी, लेकिन हम मजबूर थे, आपको जर्मनी से दूर करना चाहते थे, इसलिए आपको तोड़ना हमारे लिए आवश्यक हो गया था। तो हमने बहाना बनाया था कि पर्ल हार्बर पर अटैक जापान ने किया है, इसलिए अमेरिका जापान पर अटैक करेगा। वास्तव में आपने पर्ल हार्बर पर अटैक नहीं किया था। दुनिया को हमने जो फोटोग्राफ जारी किए थे हवाई जहाज से बम गिराते हुए, वो फोटोग्राफ में जापान के 2 नागरिकों को पायलट की सीट पर बांधकर बिठाया हुआ था, साथ में अमेरिकन बैठे हुए थे और दुनिया को चिट्ठी और फोटो दिखाए गए कि देखो ये जापानी है जो बम गिरा रहे हैं। वास्तव में वो अमेरिकन ने गिराए थे। इसमें आपके देश का बहुत नुकसान हुआ है। हम आपके नुकसान की भरपाई कर चुके हैं, हम आपको मदद दे चुके हैं, आगे भी देते रहेंगे। लेकिन अब हमें ऐसा लगता है कि आपसे हम माफी मांग लें, क्षमा मांग लें। आगे के संबंध अमेरिका और जापान के अच्छे बनाने के लिए मैं एक योजना प्रस्तुत करता हूं, और वो योजना ये है कि अगले 100 साल तक अमेरिका जापान की सुरक्षा करेगा, और जापान के लिए आर्मी की कभी भी जरूरत पड़ेगी तो अमेरिका अपनी आर्मी देगा। आप कृपया हमें उसके लिए माफ करें। तो कब गिरेगा और ऐसे गिरेगा तो कब गिरेगा? अगर प्लेन की स्पीड वायु में ध्वनि की स्पीड से ज्यादा है, आवाज की जो गति है ना हवा में, साउंड स्पीड, अगर प्लेन की स्पीड साउंड की स्पीड से ज्यादा है तो टॉवर उसी दिशा में गिरेगा जिधर से प्लेन आया, ऐसे करके गिरेगा अगर प्लेन इधर से आया। और अगर प्लेन की स्पीड हवा में साउंड की स्पीड से कम है तो प्लेन अपोजिट डायरेक्शन में उस टॉवर को गिरा देगा। तो टॉवर हर हालत में या तो ऐसे गिरेगा या तो ऐसे गिरेगा, कोई भी टॉवर ऐसे नहीं गिर सकता। आपको याद है दोनों टॉवर ऐसे करके गिरे थे, ऊपर से नीचे ढड़ 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 ढड़, और सेकंड्स में। मैंने टाइम कैलकुलेट किया क्योंकि वो वीडियो मैंने मंगा रखा, वो मैं आपको भी दिखाऊंगा। CNN की जो लाइब्रेरी है उससे मैंने वीडियो मंगाया टॉवर के गिरने का। एग्जैक्ट नॉर्थ टॉवर 8.4 सेकंड में गिर गया। 8.4 सेकंड में पूरा डर 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 गिरता चला, जैसे रेत का महल। 8.4 सेकंड में 110 मंजिल का टॉवर कब गिर सकता है? जब उस टॉवर को अंदर से ब्लास्ट किया जाए किसी बम के द्वारा, और वो बम एक ना हो, टॉवर के हर मंजिल पर बम लगाया गया हो और सारे बम एक साथ ब्लास्ट करें तो 8.4 सेकंड में 110 मंजिल का टॉवर गिरेगा। एक मंजिल की सामान्य ऊंचाई आप मान लें 10 फीट। 10 फीट का माने 3 मीटर, तो 3 मीटर की एक ऊंचाई है एक मंजिल की, तो 110 मंजिल की, और 110 मंजिल में 3 का गुणा करें, 330 मीटर ऊंचाई का कोई भी टॉवर गिराना हो तो कितने फोर्स का बम चाहिए और कितना उसमें RDX लगेगा, वो सब कैलकुलेशन मैंने लगाया तो पता चला कि कम से कम 440 बम होने चाहिए, तब जाकर वो 8.4 सेकंड में गिरेगा। और वो 440 बम हर फ्लोर पर 4 बम होने चाहिए, और उनका कनेक्शन किसी मदर बम के साथ होना चाहिए। मदर बम ब्लास्ट होते ही 440 बम एक साथ ब्लास्ट होने चाहिए, तो 8.4 सेकंड एग्जैक्ट टाइम निकलता है, पूरा टॉवर जमीन पे आ जाएगा। तो ये जो पेन और टेलर थे, इन्होंने कहा कि हम आपके कैलकुलेशन को क्रॉस वेरीफाई करें। मैंने कहा यस करो। तो उन्होंने कहा फिजिक्स के किसी प्रोफेसर को मदद लें। मैंने कहा लो, फिजिक्स के जिन फॉर्मुलेशंस के आधार पर मैंने ये कैलकुलेशन किया है वो मैंने भेज दिए। वो बेचारे दोनों पत्रकार 3.5 साल लगे रहे। 3.5 साल के बाद उनको 100 से ज्यादा फिजिक्स प्रोफेसर्स ने कहा कि दीज आर द बेस्ट एंड करेक्ट कैलकुलेशंस, कि 8.4 सेकंड में 330 मीटर की टॉवर को गिराना पड़े तो इतना RDX चाहिए, इतना ग्लूटोन चाहिए, जो RDX के साथ मिक्स करने वाला केमिकल है वो चाहिए, और 440 बम अगर होंगे तो ये हो जाएगा। तो मैंने कहा अभी मिस्टर पेन और टेलर आप इस एंगल से देखेंगे इस पूरे एपिसोड को, तो उनका लगता तो ऐसा ही है लेकिन सबूत नहीं है। मैंने कहा सबूत भी मिल जाएगा, कोशिश करिए कोशिश करिए। बेचारे दोनों कोशिश करते रहे। कोशिश करते करते उनके हाथ में कुछ 50 से ज्यादा सबूत आए, उन्होंने मेरे पास भेजे, वो मैं आपको दिखाने के लिए लाया। वो सबूत आप देखेंगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि प्लेन के क्रैश में टॉवर नहीं टूटा, प्लेन का टक्कर ही नहीं हुआ टॉवर में। तो आप बोलेंगे हमने तो देखा
प्लेन आया और उसमें घुस गया, हमने तो देखा। वो सिनेमा की ट्रिक फोटोग्राफी है जिसमें आपने प्लेन को घुसते हुए देखा। रियलिटी में क्या हुआ है वो अभी आप यहां देखेंगे। प्लेन आया टावर के नजदीक और ऐसे डाइव लगा के निकल गया। उस प्लेन को चलाने वाला जो पायलट ऑफिसर था उसका इंटरव्यू है 7 मिनट का मेरे पास। उस इंटरव्यू में उस पायलट को पूछा गया कि आप उस दिन सॉर्ती में थे, सॉर्ती माने फ्लाइट में थे। उसने कहा यस। आप कौन है? तो उन्होंने कहा अमेरिकन एयरफोर्स का पायलट ऑफिसर हूं। आपका काम क्या है? तो उसने कहा फाइटर प्लेन उड़ाने का मेरा काम है। तो 11 सितंबर 2001 को आप कहां थे? तो उन्होंने कहा न्यूयॉर्क सिटी पर उड़ रहा था। तो क्या कर रहे थे? तो प्लेन उड़ा रहा था। क्यों उड़ा रहे थे? तो वो कहता है कि उस दिन हमारा ड्रिल था। ड्रिल समझते? युद्ध का अभ्यास। युद्ध नहीं है, युद्ध का अभ्यास। उन्होंने कहा हमारा ड्रिल था। कितने घंटे का? 3 घंटे का ड्रिल था। टाइम क्या था? सुबह 6 बजे से 9 बजे तक। तो सुबह 6 से 9 बजे आप जब ड्रिल कर रहे थे तो आपके साथ और कितने प्लेन थे? तो उसने कहा कि 182 प्लेन थे। पूरे अमेरिका में ड्रिल पर थे हम। मेरा प्लेन न्यूयॉर्क शहर के ऊपर था। तो आपको क्या कहा गया? तो उन्होंने कहा मुझे अचानक से एक आदेश आया 8:35 के आसपास कि अपने प्लेन को ट्विन टावर्स की तरफ मोड़ो। दूसरा आदेश आया कि टावर के नजदीक ले जाके डाइव लगा के निकालो, टावर हिट नहीं होनी चाहिए। तो वो पायलट ऑफिसर कहता है कि मैंने आदेश का पालन किया। तो वो कहता है कि मैं प्लेन लेके गया, टावर के नजदीक में ऐसे करके डाइव करके निकाल ले गया, बस इतना मैंने किया। तो फिर ये टावर कैसे गिरी? तो उसने कहा टावर मैंने पहले ही गिरते हुए देखी जब मैं प्लेन लेके जा रहा था। तो कैसे देखी आपने? तो वो कहता है कि मुझे कुछ आग का गोला दिखाई दिया। अंदाजा वो बोलता है कि शायद 94th या 95th फ्लोर पर मैंने देखा एक बम ब्लास्ट हुआ है। उसके बाद वो टावर ने गिरना शुरू किया। आज ये पायलट ऑफिसर जॉर्ज बुश के लिए खतरा बन गया तो अमेरिका छोड़कर अभी फ्रांस में रह रहा है। उसने राजनीतिक शरण ली हुई क्योंकि अमेरिकन सरकार उसको मरवा देगी। फिर उस पायलट ऑफिसर के बाद एक दूसरा ऑफिसर जो अमेरिकन एक डिपार्टमेंट होता है, फायर डिपार्टमेंट, जैसे हमारे यहाँ होते हैं ना दमकल विभाग, ऐसे ही अमेरिका में भी फायर डिपार्टमेंट। उनके सबसे बड़े ऑफिसर को पूछा गया कि आपको आदेश मिला कब कि टावर के पास जाना है और आपका काम करना है? तो उनका हमको आदेश मिला 8:45 बजे, तब तक टावर गिर चुकी थी। लेकिन जब आप टावर के पास गए और आपने आग बुझाने के लिए अपना पानी का फव्वारा शुरू किया, उस समय आग जल रही थी? उन्होंने कहा आग नहीं जल रही थी। तो आपने पानी फेंका? हाँ फेंका। कहां फेंका? जमीन पर फेंका। क्यों? टावर गिर चुकी थी, जमीन पर ही पानी फेंकते। तो आपने जो कचरा उठाया? हाँ उठाया। उस कचरे में आपको प्लेन का मटेरियल मिला? तो उनका कोई मटेरियल नहीं मिला। अब ये हैरान करने वाली बात। आप जानते हैं हवाई जहाज की टक्कर हो और किसी टावर में हवाई जहाज जाके टकराए तो प्लेन में आप जानते हैं ईंधन होता है, इतना ज्वलंत होता है कि तुरंत प्लेन जलता है और टावर भी जलती है और घंटों घंटों जलते हैं। जलने के बाद वो मटेरियल अगर मेल्ट करेगा तो कचरे में मिलना चाहिए कि नहीं? तो फायर ऑफिसर कहता कचरे में ऐसा कोई मेटल नहीं मिला जो प्लेन का था। तो क्या मिला? तो कंक्रीट मिला। वो कंक्रीट कहां गया? तब उसने कहा हमने सब भारत देश को बेच दिया। अभी इंटरेस्टिंग बात सुनिए, भारत देश को बेच दिया। किसने खरीदा भारत में? तो वो कहते हैं पंजाब के कुछ व्यापारियों ने खरीदा। क्या किया उसका? तो उन्होंने कहा इसमें से जो मेल्टेड आयरन था वो पंजाबी लोगों ने निकालकर उसकी साइकिलें बना बनाकर बेच दिया। तो मैं पंजाब में उन लोगों के पास गया जिन्होंने अमेरिका से ये कचरा खरीद कर लाया और ऐसे 2 लोगों ने मुझे कचरा दिया कि देखो हम जो लाए हैं वो ये है। मैं वो कचरा लेके IIT की लेबोरेटरी में गया, दिल्ली और मद्रास दोनों जगह, और लेबोरेटरी में जो बहुत एक्सपर्ट लोग हैं उनको मैंने कहा इस कचरे को टेस्ट करना है, इसमें कहा गया है कि प्लेन हिट किया है तो कोई मेटल मिलेगा। तो वो वैज्ञानिकों ने 8 महीने लगातार काम करने के बाद कहा इसमें प्लेन का कोई मेटल नहीं, इसमें लोहा है। वो लोहा है जो टावर में लगाया गया था, कंक्रीट है, सीमेंट है, ईंट है जो टावर में बनाने में इस्तेमाल की गई थी। इसमें प्लेन का कुछ भी नहीं है। अब आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि ये दुर्घटना हुए करीब 6 साल से ज्यादा बीत गए। अमेरिका की सरकार आज तक ब्लैक बॉक्स को बता नहीं रही है कि वो है कहां। आप जानते हैं प्लेन में एक ब्लैक बॉक्स है, डाटा रिकॉर्डर में उसको इस्तेमाल। प्लेन कितनी भी बुरी तरह से कहीं भी क्रैश करे, हिट करे, लेकिन ब्लैक बॉक्स उसका खत्म नहीं होता।
फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर नाम का एक दूसरा इंस्ट्रूमेंट होता है, एफडीआर और ब्लैक बॉक्स को अमेरिकन सरकार बता नहीं रही है वो गया कहां अगर प्लेन ने हिट किया तो वो है नहीं ब्लैक बॉक्स और एफडीआर भी नहीं है। क्यों? प्लेन ने हिट ही नहीं किया, ये तो सब बम ब्लास्ट से गिराया गया था। अब एक सबसे आखिरी इंटरेस्टिंग बात, आपको मालूम है ट्विन टावर्स नॉर्थ और साउथ में से कोई अगर अमेरिका गए होंगे तो इमीडिएट आपके ध्यान में आएगा, ये एक गली जैसे जाती है। एक गली के एक कॉर्नर पर नॉर्थ टावर है, दूसरे कॉर्नर पर साउथ टावर है, बीच में से गली है, और वो गली एक जगह जाके डेड एंड है। उस डेड एंड पर एक और बिल्डिंग 47 मंजिल की एक तीसरी बिल्डिंग, नॉर्थ टावर साउथ टावर, बीच में से गली जहां पर डेड एंड है वहां पर 47 फ्लोर की एक बिल्डिंग जिसका नाम था बिल्डिंग नंबर 7। इस बिल्डिंग को गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका के जॉर्ज बुश के आदेश पर 11 सितंबर की शाम 3:30 बजे ब्लास्ट करके गिराया गया, और वो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे गिराया गया। ब्लास्ट करके उस 47 फ्लोर की बिल्डिंग को गिराया, बिल्डिंग नंबर 7। उसका मालिक है, उसके मालिक का इंटरव्यू लिया हमने, मैंने नहीं लिया, पेन और टेलर ने लिया, इंटरव्यू लेके मुझे भेजा। उसको पूछा गया कि तुम्हारी बिल्डिंग गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका ने गिराई? हाँ गिराई। तुमको कोई दुख नहीं है? उसने कहा दुख किस बात का? बिल्डिंग का जितना पैसा था वो सरकार ने मुझे दे दिया। तो कितना दिया? तो उसने कहा $7 बिलियन मुझे मिला। तो बिल्डिंग कितने की थी? तो उसने कहा $2 अरब की थी। $7 अरब मिल गया। तो $5 अरब तुमको अमेरिका की सरकार ने ज्यादा कैसे दे दिया? तो वो कहता है टू कीप मम, चुप रहने के लिए $5 अरब ज्यादा मिला। तो क्या चुप रहने के लिए मिला? तो बताना नहीं कि ये बिल्डिंग क्यों गिराई गई। तो अब तुम क्यों बता रहे हो? तब वो बहुत बुरी गाली देता है, वो गाली मैंने उसमें से निकाल दी है जानबूझ के, क्योंकि जॉर्ज बुश के लिए वो अवमानना या मेरे खिलाफ अवमानना के रूप में इस्तेमाल, वो बहुत खराब गाली देता है और कहता है जॉर्ज बुश ये है, वो गाली के साथ कहता है जॉर्ज बुश ये है और मैं इसको अभी नंगा करना चाह रहा हूं। मेरी आत्मा मुझे गवाही नहीं देती कि जॉर्ज बुश को मैं प्रोटेक्ट करूं, इसलिए मैं इसको दुनिया के सामने अब नंगा करना चाहता हूं। तो उसने इंटरव्यू दिया, उस इंटरव्यू में वो कहता है कि हमारी जो बिल्डिंग थी, बिल्डिंग नंबर 7, इसमें CIA का हेड ऑफिस था, और ये CIA का हेड ऑफिस 50 साल से चल रहा है, और अमेरिका ने जितनी भी दुनिया में कुकर्म किए हैं पिछले 50 साल में, उन सबके दस्तावेज इसी बिल्डिंग में रखे हुए थे। और 11 सितंबर की ये जो दुर्घटना हो गई, इसके बाद अमेरिका के ऊपर दुनिया भर का दबाव होगा पिछले 50 साल की घटनाओं के बारे में जवाब देने के लिए। तो गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका ने उस बिल्डिंग को ही गिरा दिया, दस्तावेज ही नष्ट करा दिए ताकि कोई कुछ पूछ न सके। तो फिर उसको पूछा गया कि अब क्या हुआ, ये जो CIA का ऑफिस है अब कहां गया? तो उसने कहा वो दूसरी बिल्डिंग में शिफ्ट हो गया। तो अब तुम क्या करोगे? तो उसने कहा कि मेरी बिल्डिंग $2 अरब की थी, मुझे $7 अरब मिल गया, फिर से मैं बिल्डिंग खड़ी कर लूंगा, पैसा मेरे पास है। लेकिन तुम अंतिम इच्छा तुम्हारी क्या है? तो उसने कहा मेरी एक ही अंतिम इच्छा है कि मरने से पहले इस जॉर्ज बुश को, गाली देके वो कह रहा है कि इस जॉर्ज बुश को मैं सारी दुनिया के सामने नंगा करूं कि इसकी असलियत क्या है, ये कितना खतरनाक आदमी है। तो उसको पूछा गया कि तुम कितना खतरनाक मानते हो जॉर्ज बुश को? तब वो कहता है कि मैं आपको कुछ ऐसी जानकारी देना चाहता हूं जो बहुत सेंसिटिव है, और वो जानकारी आपको मिल जाए तभी आप ये ओपन करना, नहीं तो मेरा मर्डर भी हो सकता है। तो क्या जानकारी है? तब उसने बताया कि ये नॉर्थ और साउथ टावर दोनों जो थे, इनकी सिक्योरिटी का जिम्मेदारी जॉर्ज बुश की फैमिली का ही था। जॉर्ज बुश फैमिली की एक कंपनी चलती है अमेरिका में, उसका नाम है यूनोकोल। ये कंपनी के 2 धंधे हैं, एक तो वो तेल बेचने का काम करते हैं, डीजल, पेट्रोल, LPG। दूसरा उनका सिक्योरिटी का बहुत बड़ा बिजनेस है। जॉर्ज बुश के 2 भाई हैं, माने जॉर्ज बुश और उसका एक भाई है, उसका नाम है मार्विन बुश। ये अपने बाप के 2 बेटे हैं, जॉर्ज बुश और मार्विन बुश। मार्विन बुश छोटा है, वो यूनोकोल कंपनी का CEO है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो मार्विन बुश की जिम्मेदारी पर दोनों टावर थे, नॉर्थ और साउथ। सिक्योरिटी की जिम्मेदारी पूरी उसकी थी। तो कैसे गिर गई फिर ये टावर? तो वो कहता है कि इसी मार्विन बुश ने सारे बम लगवाने का काम किया, क्योंकि उसकी सिक्योरिटी थी। तो मार्विन बुश क्यों बम लगवाएगा?
तब उसने असली राज खोला और वो राज फिर डॉक्यूमेंट से भी प्रूव हुआ। उसने कहा कि बात ऐसी है कि ये जो यूनोकोल कंपनी है इसमें ओसामा बिन लादेन और जॉर्ज बुश दोनों बिजनेस पार्टनर हैं, दोनों बिजनेस पार्टनर हैं। एक का इक्विटी है 51%, दूसरे की है 49%। जॉर्ज बुश के फैमिली की तरफ से मार्विन बुश इसका सीईओ है और ओसामा बिन लादेन की फैमिली की तरफ से उसका छोटा भाई इस कंपनी का डेप्यूटी सीईओ है। दोनों मिलकर ये कंपनी चलाते हैं। इनकी कंपनी ने क्या किया था, सऊदी अरब के एक शेख के साथ सौदा किया था और वो सौदा था दोनों नॉर्थ और साउथ टावर के इंश्योरेंस का। इन्होंने क्या किया था, गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका ने नॉर्थ और साउथ टावर को बेचा था। 5 सितंबर 2001 को सौदा हुआ, सौदे की कॉपी है, वो भी डॉक्यूमेंट्स में है। सौदा हुआ, सऊदी अरब के शेख ने दोनों टावर को खरीदा, उनका इंश्योरेंस कराने की जिम्मेदारी मार्विन बुश को दी गई। मार्विन बुश ने थोड़ा कमीशन खाके जापान की 2 कंपनियों से इंश्योरेंस करा दिया। टावर टूटने के बाद नुकसान जो हुआ वो जापान का हुआ, अमेरिका का कुछ नहीं है। ये है अमेरिका। फिर आप बोलेंगे जी 3000 लोग मर गए। हाँ मर गए। जो 3000 लोग मरे उनमें एक भी अमेरिकन नहीं था, सभी नॉन अमेरिकन मरे। अमरीकी लोग क्यों नहीं मरे उस दुर्घटना में? क्योंकि अमेरिका के जो लोग उन टावर्स में काम करने के लिए जाते थे उन सबको उस दिन छुट्टी पर भेजा गया 11 सितंबर 2001 को, और छुट्टी देने का आदेश राष्ट्रपति के घर से आया कि जितने भी व्हाइट अमेरिकन हैं और ज्यूज हैं सबको कंपलसरी छुट्टी पे भेजना है। 11 सितंबर को कोई यहां नहीं आएगा, तो वो सब छुट्टी पे थे। तो बाकी लोग जो मरे वो कौन थे? वो हिंदुस्तानी थे, पाकिस्तानी थे, बांग्लादेशी थे, जो दोनों ट्विन टावर्स में झाड़ू लगाने का काम किया करते थे, पोछा लगाने का काम किया करते थे, सफाई करने का काम किया करते थे, ब्लू कॉलर्स जॉब्स में थे वो सब। तो जो 3000 मरे वो ये मरे। तब ये लैरी सिल्वर स्टील, जिसके मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं, उसका नाम है लैरी सिल्वर स्टील, बिल्डिंग का मालिक, उसको पूछा गया कि मान लो एक भी अमेरिकन मरता तो उसने कहा जॉर्ज बुश की खटिया खड़ी हो जाती। एक भी अमेरिकन मरता तो इतना कंपेंसेशन देना पड़ता कि गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका परेशान हो जाती। इसलिए खूब कैलकुलेशन करके ये तय किया गया एक भी अमेरिकन मरना नहीं चाहिए, और नॉन अमेरिकन मरे तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो सिटीजन नहीं है अमेरिका के, और जो अमेरिका का सिटीजन नहीं है उसके लिए कंपेंसेशन ज्यादा नहीं देना पड़ता, जितना दो उतना ही काफी होता है। जो अमेरिकन सिटीजन मरे तो कंपेंसेशन बहुत देना पड़ता है, मुआवजा बहुत देना पड़ता है। तो ये खेल हुआ। अब इस खेल का अंतिम उद्देश्य क्या, क्यों किया ये सब, आपके मन में तुरंत सवाल आएगा। आखिर जॉर्ज बुश को क्या पड़ी थी? वास्तविकता जो है वो ये कि जॉर्ज बुश, मैंने आपसे कहा उसकी कंपनी है जिसका नाम है यूनोकोल, कंपनी का सीईओ है मार्विन बुश। ये कंपनी का धंधा है डीजल पेट्रोल एलपीजी। अब डीजल पेट्रोल एलपीजी बनाने के लिए आपको मालूम है कच्चा तेल चाहिए। कच्चा तेल दुनिया में जहां जहां मिले अमेरिका उसको लेना चाहता है। तो अफगानिस्तान नाम के देश में बहुत कच्चा तेल है। ये बात 2001 में जनवरी के महीने में पता चली। अफगानिस्तान को अब तक हम मानते हैं कि एक सूखा प्रदेश है, लेकिन सैटेलाइट ने बताया है कि उसी जमीन के नीचे बहुत तेल छुपा हुआ है और बहुत गैस है। तो जैसे ये पता चला कि अफगानिस्तान में गैस और तेल का भंडार है, उसी दिन से अमेरिका की नजर लगी अफगानिस्तान पर कि ये अफगानिस्तान तो हमारे कब्जे में होना चाहिए, क्योंकि जो भी गैस निकलेगी और तेल निकलेगा वो अमेरिका का होना चाहिए। अब अफगानिस्तान अमेरिका का कब हो सकता है? जब अमेरिका का अफगानिस्तान पर कब्जा हो। और अफगानिस्तान पर अमेरिका का कब्जा कब हो सकता है? ये तभी हो सकता है जब अमेरिका वहां पर बमबारी करे और जो सरकार चल रही है उसको हटाए और अमेरिका अपनी सरकार लाए। तो अफगानिस्तान पर बम गिराना है, हमला करना है, उसके लिए कोई तो लेजिटिमेशन चाहिए दुनिया को बताने के लिए। तो अमेरिका ने ये दोनों टावर गिराने का खेल खेला, नाम लगाया कि अफगानिस्तानियों ने ये गिराए हैं, तो बदले में अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया और पूरा अफगानिस्तान कब्जे में ले लिया। आज अफगानिस्तान जो राष्ट्रपति है जिसका नाम है हामिद करजई, वो यूनोकोल कंपनी का मैनेजर है, जो इस समय अमेरिका में, वो अफगानिस्तान में राष्ट्रपति है। हामिद करजई 6 साल से क्या कर रहा है? अफगानिस्तान में जहां जहां गैस के भंडार मिलने वाले हैं वहां से पाइपलाइन बिछा बिछा के सारी गैस अमेरिका कैसे जाए उसके काम में लगा हुआ। और जिस दिन ये काम पूरा हो जाएगा हामिद करजई या तो मारा जाएगा या वापस उसको अमेरिका बुला लिया जाएगा।
ये तब तक रहेगा अफगानिस्तान में जब तक वो पाइपलाइन नहीं बिछते। तो तेल लेके जाना है अमेरिका, गैस लेके जानी है अमेरिका। अब समस्या क्या आ रही है कि ये तेल और गैस के जो पाइप जाने वाले हैं अमेरिका, इसके बीच में एक देश पड़ रहा है जिसका नाम है ईरान। तो अमेरिका ईरान से कह रहा है कि जाने दो हमारे पाइप। ईरान का राष्ट्रपति कह रहा है कि इसके लिए पैसा दो मुझे, मैं क्यों जाने दूं, मेरे देश की जमीन है। तो झगड़ा ये है अमेरिका और ईरान का। तो अब अमेरिका प्लानिंग कर रहा है कि किसी न किसी तरीके से ईरान पर हमला किया जाए और एक दिन ईरान को भी ऐसे ही अफगानिस्तान जैसा बना लिया जाए और पाइप उनके अमेरिका तक पहुंच जाए और उसके बाद दुनिया जो कहे कहे। अमेरिका को किसी की परवाह नहीं है, ना यूनाइटेड नेशंस की, ना दुनिया की दूसरी संस्थाओं की। ये है खेल। अब इस खेल में एक विलेन आ गया था, उसको हटाना जरूरी हो गया था, जिसका नाम था सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन को कुछ भनक लगी कि गड़बड़ कुछ होने जा रही है, तो उसने कुछ तेल बेचने वाले देशों का एक सम्मेलन बुलाया था। आज से 6 साल पहले की बात है। सम्मेलन बुलाया और उसने कहा कि ये अमेरिका बहुत खतरनाक है, बदमाश है, ऐसा है वैसा है, मेरे साथ धोखा कर चुका है, दूसरों के साथ भी करेगा, इसलिए इस देश को थोड़ा काबू में रखना चाहिए। तो इसके लिए मैं एक आइडिया देता हूं। सद्दाम हुसैन ने एक आइडिया फ्लोट किया दुनिया के देशों में कि हम जो तेल बेच रहे हैं दुनिया के बाजार में, इसका भाव डॉलर में तय नहीं करेंगे,